So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 8 physics and this is the video lecture for chapter 2nd and the name of the chapter is physical quantities and measurement. आज के इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किया हुआ है। ये टॉपिक है जैसे रिलेटिव डेंसिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और अगर मुझे किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करना है तो मैं किस तरीके से मेजर कर सकता हूँ। आगे चल के हम जानेंगे सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। सिंकिंग एंड फ्लोटिंग क्या है? सिंकिंग का मतलब चीजों का डूब जाना और फ्लोटिंग का मतलब चीजों का तैरना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में तैरता है या डूबता है तो वो क्यों डूबता है और क्यों तैरता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे और वो हमारा टॉपिक रहेगा सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे बायंट फोर्स एंड अपथ्रस्ट। एक नई चीज के बारे में जानेंगे, उसको हम बायंसी बोलेंगे या बायंट फोर्स बोलेंगे या अपथ्रस्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम तीन टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इस तीन टॉपिक को समझना है तो इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहो और देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ठीक, तो हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है। इस पहले टॉपिक को हम क्या बोल रहे हैं? इस टॉपिक को हम बोल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यहां से शब्द से ही बड़ा क्लियर हो रहा है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब मैं क्या कर रहा हूं, किसी सब्सटेंसेस की डेंसिटी को रिलेट कर रहा हूं, किसी दूसरे से कंपेयर करके, किसी दूसरे से रिलेट करके बता रहा हूं। अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? यहां पे मैं डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर रहा हूं। एक्चुअली जब पुराने एंशिएंट टाइम में, जब हमारा साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, तो हम क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किसी और को समझाने के लिए हम क्या करते थे, उसको वाटर से कंपेयर करते थे। जैसे लेट अस सपोज दैट मैं कहीं से हनी लेके आया, शहद लेके आया और शहद बहुत गाढ़ा है। बहुत गाढ़ा का मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब कोई सेकंड पर्सन मेरे पास आया और मुझे उसको समझाना है कि ये शहद मेरा बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो मैं कैसे बोलूंगा उसको? मैं बताऊंगा कि यार ये वाटर से कंपैरेटिवली 2 गुना ज्यादा गाढ़ा या 2 गुना ज्यादा डेंस है, या फिर मैं बोलूंगा 3 गुना ज्यादा डेंस है, या मैं बोलूंगा 5 गुना ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यूमेरिक फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे, किसी चीज की डेंसिटी को समझाने के लिए उसको हम वाटर से कंपेयर करके समझने की कोशिश करते थे कि वाटर से 2 टाइम्स ज्यादा डेंसर होगा, 5 टाइम्स ज्यादा डेंसर होगा या 10 टाइम्स ज्यादा डेंसर होगा। तो यहां से हमारे पास एक टर्म तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगी, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उस पर बात करते हैं जरा। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ substances divided by density of water। मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंसेस की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। या डेफिनेशन वाइज बोल सकते हैं कि इट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर और प्रिसाइजली बात करूं कि क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम आप ये चीज जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से मटेरियल की डेंसिटी में भी चेंज आ जाता है। जैसे वाटर है, वाटर को अगर मैं गर्म करूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी वेरी करती है, तो मैंने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया, क्या, at 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बन गया, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। चलिए रिलेटिव डेंसिटी को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? जैसे हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन जो होता है ना, हमने माना यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ आयरन क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हो रहा है, ये होता है 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आयरन की वैरायटी होती है तो उसकी डेंसिटी में वेरिएशन भी आ सकता है, चेंज भी आ सकता है। बट हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक आयरन है, उसकी डेंसिटी क्या है, 7870 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का आयरन है, उसमें कितना मास है, 7870 kg का मास है। ठीक, अब मुझे इसकी रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है, तो मैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी कैसे पता करूंगा? तो मैं पता करूंगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कैसे होगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन पुट करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है मेरे पास, 7870 kg पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7870 kg पर मीटर क्यूब।
डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? दैट इज 1000 kg per meter cube। 1000 kg per meter cube। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये बनेगा मेरे पास 7.87। और यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूं कि यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। वो कैसा है, वो मेरा प्योर नंबर का फॉर्म है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसी चीज है, रिलेटिव डेंसिटी मेरी प्योर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या बता रही है, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बता रही है कि जो आयरन की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी का 7.87 टाइम्स है, 7.87 गुना है, इतना टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्या है हमारा, ये टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये याद रखने वाली चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर यही डेंसिटी ऑफ आयरन मेरे को ग्राम में पता करना होता, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन मुझे ग्राम में दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन कैसा दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको रिलेटिव डेंसिटी को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे हम, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ आयरन यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूंगा जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या आएगी मेरे पास आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 7.87 टाइम्स, जो कि सेम आया जो कि मेरा पहला। इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको यूनिट से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे हम ऐसा यूनिट में डील करें चाहे हम सीजीएस यूनिट में डील करें, उसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा और हमेशा वो प्योर नंबर रहेगा, उसमें यूनिट कभी भी नहीं आएगी। तो ये टॉपिक हमारा एंड होता है, इस टॉपिक को हम बोल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस। आई होप कि किसी भी सब्सटेंसेस की अगर रिलेटिव डेंसिटी अब आप लोग को निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने आयरन की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर किया था और हम जानते हैं कि आयरन कैसा है, आयरन एक सॉलिड है। अगर मुझे किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करना है तो मैं किस तरीके से मेजर करूंगा उस पर बात करते हैं। तो अगर मुझे किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करना है तो मैं क्या करता हूं, डेंसिटी बॉटल का यूज करता हूं, ठीक। अब डेंसिटी बॉटल कैसा, तो मान लेते हैं आप लोगों की बुक में डेंसिटी बॉटल का पिक्चर मिल जाएगा। डेंसिटी बॉटल कैसा है, डेंसिटी बॉटल एक ऐसे ग्लास का एक बॉटल जैसा होता है जिसकी ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, एक ढक्कन जैसा लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, ये डेंसिटी बॉटल कहला रहा है, ठीक। अब अगर मुझे किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो मुझे क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और जब भी मुझे डेंसिटी को पता करना है तो मुझे मास भी पता करना होगा और वॉल्यूम भी पता करना होगा, ठीक। तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अगर मुझे किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहां पे लिक्विड में क्या कर रहा हूं, कहीं से हनी लेके आया हूं, शहद लेके आया हूं और शहद की मुझे रिलेटिव डेंसिटी को पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, डेंसिटी ऑफ हनी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब डेंसिटी ऑफ हनी में किस तरीके से निकालूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा, मास ऑफ हनी डिवाइडेड बाय मास ऑफ हनी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हनी। तो इसको मुझे कैसे करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कैसा बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर बन जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस डेंसिटी बॉटल में एक कोई लेवल
फिक्स कर देते हैं अपना, ठीक। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी बॉटल के मास को मेजर कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख देते हैं, एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर रख देते हैं। और डिजिटल बैलेंस क्या रीडिंग देता है, डिजिटल बैलेंस मेरे को M1 रीडिंग देता है। मान लो मेरे को कोई भी रीडिंग दिया, उस रीडिंग को मैंने क्या बोल दिया, M1। और M1 क्या है मेरे पास, M1 है मेरे पास, M1 को मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, ठीक है। अगर मेरे पास खाली बॉटल है तो इस खाली डेंसिटी बॉटल का मास कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ लिक्विड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लिक्विड को पोर कर देंगे। जब हम लिक्विड को भर देंगे क्या होगा, ये लिक्विड मेरा इस लेवल तक हमने भर दिया, ये लिक्विड मैंने इस लेवल तक भर दिया। जैसे ही मैंने इस लेवल पे भरा तो मैं देख रहा हूं कि यहां जो रीडिंग हो रही है वो रीडिंग क्या आ रही है, वो रीडिंग मेरे पास M2 आ जा रही है, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, जो इसका लिक्विड जो मैंने इसमें भरा हुआ है उसका कितना मास होगा, उसका मास हो जाएगा मेरे पास M2 माइनस का M1। पहले M1 मास था, जब मैंने लिक्विड डाला तो M1 से बढ़ के क्या हो गया, M2 हो गया। तो कितना मास बढ़ गया, मास मेरा बढ़ गया M2 माइनस ऑफ M1, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे इसको लिख सकता हूं कि मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा मेरे पास M2 माइनस ऑफ M1, ठीक। चलो फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का वॉल्यूम, तो हमने एक लेवल फिक्स किया हुआ है। मान लेते हैं कि ये जो मेरा लिक्विड भरा हुआ है इसका वॉल्यूम में क्या शो कर सकता हूं, इसका वॉल्यूम में कैपिटल V शो कर सकता हूं। इसका वॉल्यूम कितना हुआ, कैपिटल V हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे मास ऑफ वाटर भी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस इस डेंसिटी बॉटल को खाली कर दूंगा और खाली करने के बाद क्या करूंगा, इसी लेवल तक अब मैं क्या करूंगा, वाटर को फिल करूंगा, ठीक। तो जब ये एम्प्टी बॉटल है तो मास मेरा कितना आ रहा है, M1। जब मैंने इसी लेवल तक वाटर को फिल कर दिया, जब इसी लेवल तक वाटर को फिल कर दिया तब क्या होगा, इसका जो मास है वो क्या बन जाएगा, इसका मास मेरा M3 बन जाएगा। मैंने मान लिया कि जब मैं इस लेवल तक पानी को भर रहा हूं तो जो भी इसकी मास की रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, M3 आ रही है। M1 पहले था, वाटर भरने के बाद कितना हो गया, M3 हो गया। मतलब कितना मास इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया मेरे पास M3 माइनस का M1। और जो मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, मास ऑफ वाटर बन जाएगा मेरे पास M3 माइनस ऑफ M1, ठीक। अब फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो हमने देखा कि जो हमने एक लेवल फिक्स किया हुआ था, जिस लेवल पे हमने इस लिक्विड को रखा हुआ था उतनी ही लेवल पे हमने वाटर को भी रखा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों ही कंडीशन में सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो मैं वॉल्यूम क्या ले सकता हूं, तब मैं वॉल्यूम का इट इज बी ले सकता हूं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी सेम हो गया और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी सेम हो गया। मतलब जब मुझे डेंसिटी को फाइंड आउट करना है तो मुझे वॉल्यूम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम मेरा कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास M2 माइनस ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M3 माइनस ऑफ M1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करना है तो मैं सिंपली M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M3 माइनस M1, मतलब मुझे सिंपली मास पता करना होगा और मैं रिलेटिव डेंसिटी को पता कर लूंगा। और मास को पता करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, जो हमारे पास सिंपल डिजिटल बैलेंस है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड के मास को फाइंड आउट कर लेंगे और जैसे ही मास फाइंड आउट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, M2 माइनस M1 दैट इज मास ऑफ लिक्विड और M3 माइनस M1 दैट इज मास ऑफ वाटर। इसका जैसे ही मैं रेशियो बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। चलो एक बार इसको यूनिट वाइज चेक करते हैं। कैसे यूनिट वाइज चेक करते हैं, इसको मैं कह रहा हूं मास ऑफ लिक्विड है तो मास ऑफ लिक्विड क्या आएगा मेरे पास, मास ऑफ लिक्विड मेरे पास किलोग्राम आएगा। और मास ऑफ वाटर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर भी मेरे पास किलोग्राम में आएगा, या फिर ग्राम में आएगा या फिर ग्राम में आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को एक यूनिट लेस क्वांटिटी मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो मैं ये मेथड को यूज करता हूं। जैसे मैंने हनी का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कहीं से हनी लेके आता हूं और हनी की रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता करना है, मतलब ये जो हनी है ये वाटर से कितना गुना ज्यादा डेंस है, कितने हाउ मेनी टाइम्स ये वाटर से डेंस हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सिंकिंग एंड फ्लोटिंग के ऊपर। चलिए तो अब बात करते हैं अपन सिंकिंग एंड फ्लोटिंग की। सिंकिंग का मतलब चीजों का डूब जाना और फ्लोटिंग का मतलब चीजों का तैर जाना। अब ये कैसी बात होती है, चलो एग्जांपल लेते हैं
आप लोगों ने कॉमन लाइफ में देखा होगा कि कहीं पे मेरे पास अगर एक लेक है, पॉन्ड है, पानी है, उसमें अगर मैं किसी चीज को डालता हूं तो या तो वो तैर जाता है या तो वो डूब जाता है। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं किसी वाटर बॉडी के ऊपर एक वुड लॉग डालता हूं, एक लकड़ी का टुकड़ा डालता हूं, तो मैं देखूंगा कि वो तैरता रहता है। उसी जगह अगर मैं आयरन का एक कोई बॉल डाल दूंगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। इस तरीके से एल्युमिनियम की कोई रॉड डाल दूंगा तो वो डूब जाएगा, कॉपर की कोई रॉड डाल दूंगा तो वो डूब जाएगा। तो क्या होता है कि कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं, ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई एक लिक्विड लिया हुआ है। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने कोई लिक्विड लिया हुआ है और इस लिक्विड के ऊपर क्या हुआ है, इस लिक्विड के ऊपर मैंने एक वुड लॉग रख दिया है। चलो मान लेते हैं कि जो लिक्विड है मेरे पास, ये लिक्विड क्या है मेरे पास, ये लिक्विड मेरे पास वाटर है, ठीक। तो अब ये क्या है, चलो इसको मैं वुड बोल रहा हूं या फिर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बोल देता हूं। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट मेरा डूब जाएगा, दैट इज इट विल सिंक, वो सिंक हो जाएगा। और अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तब क्या करेगा, तब वो ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट करेगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट वाइज समझते हैं कि इफ, मैंने क्या बोला, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, if density of substances is greater than density of water या density of liquid, तब क्या होगा, तब ऑब्जेक्ट मेरा डूब जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस ज्यादा है, जैसे आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है, 7.87 टाइम्स ज्यादा। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.87 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। तो मैंने क्या बोला, आयरन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, इट विल सिंक, इट विल सिंक, वो डूब जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं क्या, जैसे मैंने बोला हुआ यहां पे कि दैट इज कि इफ density of substances is less than density of water या density of liquid, फिर क्या होगा, it will float, it will float। जैसे कि मेरा वुड, जैसे मेरा लकड़ी का टुकड़ा या फिर मेरा थर्माकोल, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो क्या होता है, मुझे क्या देखने को मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरेगा, इट विल फ्लोट। तो अगर मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा या कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा, तो मुझे उसकी क्या पता करना पड़ेगी, मुझे उसकी डेंसिटी पता करना पड़ेगी। अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो फंडा है मेरे पास सिंकिंग का, फ्लोटिंग का, ये सिर्फ लिक्विड में नहीं होता है, ये लिक्विड के साथ साथ गैसेस में भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं हम, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। मतलब फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बह सकते हैं। तो हमारे पास मैटर तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए सॉलिड फ्लूइड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस कैन फ्लो, लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, ये मेरी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं फ्लूइड्स में 2 कैटेगरी ले रहा हूं, एक में क्या बोल रहा हूं, एक में बोल रहा हूं लिक्विड और एक में क्या बोल रहा हूं मैं, गैस, ठीक। तो ये जो सिंकिंग एंड फ्लोटिंग का कंसेप्ट है, ये मेरा लिक्विड में भी काम करता है, साथ साथ गैस में भी काम करता है। गैस में कैसे इमेजिन कर सकते हो आप जैसे देख सकते हो कि हमने बोला कि मेरा ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैस है। अगर मैं कहीं से बलून लेके आता हूं, उसमें हीलियम गैस फिल की जाती है, हीलियम की डेंसिटी नॉर्मल एयर की डेंसिटी से कम होती है। तब क्या होगा, मैं देखूंगा कि वो बलून अगर मैं छोड़ देता हूं तो बलून मेरा ऊपर की तरफ जाता जाता है, वो क्या करता है, फ्लोट करने की कोशिश करता है, वो ऊपर उठता जाता है। और वही अगर मैं किसी बलून के अंदर नॉर्मल एयर भर देता हूं या वाटर भर देता हूं तो मैं देखूं क्या होगा, वो बलून मेरा नीचे की तरफ जाएगा, दैट विल इट विल सिंक, वो सिंक करता जाएगा। तो यहाँ पे
जब भी आप कॉपी में नोट डाउन करते हो तो सिंपली बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कर दो। इसको हमें लिक्विड के लिए क्या लिख देंगे, हम फ्लूइड लिख देंगे। तब ये लिक्विड में भी काम करेगा और साथ साथ गैस में भी काम करेगा। मतलब नटशेल में हमारा कंसेप्ट ये है कि किसी भी फ्लूइड में, मे बी वो लिक्विड मे बी वो गैस, अगर मैं किसी सब्सटेंसेस को पुट करता हूं जिसकी डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो सब्सटेंसेस मेरा सिंक कर जाएगा, और अगर उस सब्सटेंसेस की डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तब क्या होगा, वो मेरा फ्लोट करेगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है किसका, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग का, कि कैसा ऑब्जेक्ट मेरा डूब जाता है और कैसा ऑब्जेक्ट मेरा नहीं डूबता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद एक बढ़िया सा कंसेप्ट हमको पता चलेगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बायंसी, या बायंसी की जगह हम क्या बोल रहे हैं, बायंट फोर्स। तो बायंसी को समझते हैं और बायंट फोर्स को समझते हैं। तब तक बोर्ड को मैं रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है बायंट फोर्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बायंट फोर्स क्या है या बायंसी नाम की चीज क्या होती है। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने ये इमेजिन किया होगा कि जब भी पानी के अंदर एक बड़ा सा एलिफेंट जाता है ना, या फिर आप देखो कि एलिफेंट बाहर बहुत धीरे धीरे चलता है, बड़ा लेजी सा फील होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर आता है तो अपने आप को बड़ा लाइट वेट फील करता है, बड़ा हल्का फील करता है। या आपने देखा होगा कि कोई बड़ा सा क्रोकोडाइल है जो कि बाहर बड़ा लेजी सा बैठा हुआ है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, पानी के अंदर वो अपने आप को लाइट वेट फील करता है, बड़ा हल्का फील करता है। या आपने मूवीज में देखा होगा कि एक बड़ा सा एनाकोंडा जैसा अपने हमारे पास कोई जानवर है, वो बाहर बड़ा लेजी बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जा रहा है वो अपनी बॉडी के वेट को बड़ा कम फील कर रहा है, हल्का फील कर रहा है और उसकी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। या क्यों हम बच्चे जब पानी में जाके उतरते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमारे बॉडी वेट हमको हल्का फील होने लगता है या हम लाइट वेट फील करते हैं। या इसका दूसरा एग्जांपल समझो कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा कोई आयरन का पीस है या मेरे पास कोई ब्रिक है, ईंट है, जब मैं उसको नॉर्मली उठाऊंगा तो मेरे को काफी वेट फील होता है, लेकिन अगर मैं उसको पानी के अंदर रख दिया हूं और पानी के अंदर उठाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मुझे उसका वेट कम महसूस होगा। तो ऐसा होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो उसको समझते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक डायग्राम समझते हैं हम। लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक वाटर का लेवल है। इस वाटर के लेवल पे क्या कर दिया मैंने, मान लो कि मैंने एक बॉक्स को यहाँ पे रख दिया है, ठीक। जैसे ही मैंने इस बॉक्स को रखा हुआ है तो मैं देखता हूं कि कुछ पार्ट इसका पानी के अंदर डूब गया है और कुछ पार्ट इसका पानी के बाहर है। तो जैसे ही कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में या गैस में, या मैं बोल सकता हूं फ्लूइड में, अभी हमने जाना कि फ्लूइड की दो कैटेगरी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जाता है तो क्या होता है, वो फ्लूइड उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट अप्लाई करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम अपथ्रस्ट बोल रहे हैं, या इसी अपथ्रस्ट को हम नाम देते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स। इसको मैं अपथ्रस्ट भी बोल सकता हूं या बायंट फोर्स भी बोल सकता हूं। अगर ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होगी। मतलब ये सिंपली एक फोर्स ही है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर एक नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बायंट फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। और ये जो टेंडेंसी है, ये जो फिनोमिना है कि जब भी किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट काम करता है, इस फिनोमिना को या टेंडेंसी को हम बायंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। अब ये बायंसी क्यों होती है इसके बारे में जरा बात करते हैं। बायंट फोर्स कहां से जनरेट होता है, तो इसको अगर आपको इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मैंने इस बॉक्स को इस पानी के अंदर रखा तो क्या हुआ, इस बॉक्स को कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। क्या हुआ, जैसे ये बॉक्स पानी के अंदर जा रहा है तो ये कुछ वॉल्यूम को, इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। जब ये इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास से वाटर को दूर भगाएगा, वाटर को अपनी जगह से हटा देगा। तो जितना वाटर यहां से हटा है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाऊं। और जैसे ही दोबारा अपनी जगह पे वापस आएगा तो ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा, एक बायंट फोर्स अप्लाई करेगा और इसी वजह से बायंसी क्रिएट होती है। इसी वजह से क्या होता है, बायंसी क्रिएट होती है। बायंट फोर्स को समझने के बाद ही हम बहुत बड़े बड़े शिप्स को बना पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि एक बड़ा सा शिप है मेरे पास, वो आयरन का बना है, जबकि मैं जानता हूं कि आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है और आयरन हमेशा वाटर में डूब जाता है। लेकिन मैं शिप को देख रहा हूं, शिप जो है वाटर में नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है,
क्योंकि जैसे लेट अस सपोज दैट, इसको मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं। जैसे लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक आयरन का पीस है, इतना बड़ा एक आयरन का पीस मैंने लिया हुआ है, और ये पीस ऑफ आयरन को जैसे ही मैं वाटर के अंदर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, ये डूब जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस आयरन की पीस को शीट में कन्वर्ट कर दिया और शीट को किस में कन्वर्ट कर दिया, शिप जैसा स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, इसी पीस ऑफ आयरन को मैंने एक क्या कर दिया, मैंने एक शिप की बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। और जब शिप का शेप दे दिया तो मैं देखूंगा कि जब इसको मैं किसी वाटर के अंदर रखूंगा तो वो सिंक नहीं करेगा बल्कि फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब जब इसको शिप का शेप दिया है तो इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसके अंदर कुछ एयर मेरे पास ट्रैप्ड है, तो ये एक वॉल्यूम ऑफ आयरन प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये मिलके क्या करता है, एक ग्रॉस एवरेज डेंसिटी तैयार करता है। और ये जो एवरेज डेंसिटी होगी ये डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो जाती है। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, इसलिए सिंक कर जाता है। लेकिन जब मैंने इसका शेप चेंज किया तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी बन रही है, जो कि एयर के साथ मिक्स होने के कारण बन रही है, एयर की डेंसिटी भी काम करेगी, डेंसिटी ऑफ आयरन भी काम करेगा, तो जो एवरेज डेंसिटी बनेगी मेरी शिप की वो वाटर की डेंसिटी से कम बनती है, और अल्टीमेटली मेरा क्या होता है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट करता है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, शुरू में इसका वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, जो पीस ऑफ आयरन क्या है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, लेकिन जब मैंने इसको शीट में कन्वर्ट करके शिप जैसा शेप दे दिया है तब इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है। वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी जगह से हटाएगा। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हटेगा तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अपनी जगह पे वापस जाना चाहेगा, और यहाँ पे जो बायंट फोर्स है मेरा, ये जो मेरा बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स मेरे को ज्यादा मिलेगा। जब बायंट फोर्स ज्यादा मिलेगा तो सिंकिंग नहीं होगी बल्कि क्या होगी, फ्लोटिंग होगी। और इस केस में क्या है, सिर्फ छोटे से ही वॉल्यूम पे काम कर रहा है, तो जो बायंट फोर्स है मेरा, ये बायंट फोर्स मेरा बहुत कम बनेगा। और जब बायंट फोर्स मेरा बहुत कम बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा डूब जाएगा। तो ये फंडा है, यही कंसेप्ट है जिसकी वजह से बड़े बड़े शिप जो होते हैं हमारे, ये बड़े बड़े शिप समुद्र में तैरते रहते हैं और डूबते नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स। उसके वॉल्यूम को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है कि जो उसकी एवरेज डेंसिटी बनती है वो वाटर से कम बन जाती है। जब एवरेज डेंसिटी वाटर से कम बनती है तो वो फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। इसी तरीके से आपने एक चीज और देखी होगी, सबमरीन्स देखा होगा, पनडुब्बियां देखी होंगी, तो सबमरीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। उसमें क्या होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। देखो सबमरीन्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि सबमरीन्स कैसे होती हैं। जैसे जस्ट लाइक वाटर बॉडी, यहाँ पे क्या है, सबमरीन एक क्लोज टैंक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है, और उसके पास में क्या होता है, एक ब्लास्ट टैंक होता है, इसको हम ब्लास्ट टैंक बोलते हैं। ये ब्लास्ट टैंक के पास क्या होता है, एक पावरफुल पंप लगा होता है जो क्या करता है, इसकी एक वॉल्व होती है। ठीक, अगर मुझे इस सबमरीन को या पनडुब्बी को समुद्र के अंदर बैठाना है, ओशन के नीचे ले जाना है, तो क्या करना होगा, मुझे इसकी डेंसिटी को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मैं इसकी डेंसिटी को पानी से ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ डूबता चला जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वॉल्व को ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर इसके अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वाटर इसके अंदर फिल हो जाता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, एवरेज डेंसिटी बढ़ जाती है, इसका मास ज्यादा हो जाता है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ये मेरा सबमरीन जो है वो वाटर के अंदर पहुंच जाता है। और जब मेरे को सबमरीन को ऊपर उठाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पंप को ऑन कर देते हैं, और ये पंप क्या करता है, ये पंप इस वाटर को बाहर की तरफ प्रेशर के साथ फेंक देता है, बाहर की तरफ रिमूव कर देता है। और जैसे ये रिमूव करता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाता है, और इस वैकेंट स्पेस के कारण क्या होती है, इसकी डेंसिटी दोबारा रिड्यूस हो जाती है, और जैसी डेंसिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है, सबमरीन मेरा ऊपर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट है मेरा सबमरीन्स का, कैसे सबमरीन्स मेरी ओशंस में फ्लोट भी कर जाती हैं और साथ साथ नीचे की तरफ सिंक भी कर जाती है। हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें सबमरीन को कितना सिंक कराना है और कितना फ्लोट कराना है। तो यही कंसेप्ट है हमारा बायंट फोर्स का, सिंकिंग का और फ्लोटिंग का, कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, डूब जाता है, और बायंट फोर्स किस तरीके से होता है। तो जब भी आप वाटर में जाओगे, पानी में उतरोगे, तो आपकी बॉडी पे भी एक अपथ्रस्ट फील होगा, वही अपथ्रस्ट फील क्या होता है, बायंट फोर्स होता है।
या और इसी टेंडेंसी को, ऐसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखो, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है तो एक वीडियो लेक्चर में अपन इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके देख लेंगे, एक न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।